देख रहे हैं इंडिया न्यूज और ये है हमारा खास कार्यक्रम मंच में अब बात स्वास्थ्य की। कोरोना सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम मंच में अब देश के नामी गिरामी डॉक्टर और एम्स के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो बताएंगे कि नए साल में कोरोना से कैसे बचें और नए साल में कोरोना का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक साबित होगा और इससे बचने के उपाय आखिर क्या हैं। कुछ देर में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के एम्स में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स काम करते हैं और देश के उन्हीं नामी गिरामी डॉक्टर्स में से एक हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। एम्स के डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर गुलेरिया पिल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सांस से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ हैं और इन दिनों अक्सर देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर डॉक्टर गुलेरिया को कोरोना पर बोलते हुए देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। अच्छी है और एक्साइटिंग न्यूज है कि एक वैक्सीन को फाइनली इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और जो डेटा आया है उसका जो अथॉरिटीज ने देखा है उसके सेफ्टी का और उसका एफिकेसी का वो एक्सेप्टेबल है। इससे और वैक्सीन जो बन रही है उनको एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो सही रास्ते में चल रहे हैं। कोरोना को लेकर देश और दुनिया के वैज्ञानिक शोध में जुटे हैं। कोरोना की वैक्सीन के साथ साथ अगर कुछ चर्चा में है तो वो है कोरोना 2.0, यानी कोरोना का नया स्ट्रेन। जब इस बारे में खुलासा हुआ कि कोरोना म्यूटेट कर एक नए स्ट्रेन के साथ आ गया है तो देश और दुनिया में हाहाकार मच गया। सभी को ये चिंता सताने लगी कि कोरोना का ये नया वर्जन आखिर कैसा होगा और कितना घातक होगा। दुनिया भर के डॉक्टर्स इसको लेकर शोध कर रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में लोगों को बताया। अभी तक जो देखा गया है लक्षण बिल्कुल वैसे ही है, वायरस वही है, कोविड-19 ही वायरस है, म्यूटेट कर किया हुआ है उसने और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में 1-2 दफा म्यूटेट करता ही है, लेकिन इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है। कोरोना 2.0 के आने के बाद लोगों में ये डर फैल गया है कि अभी कोरोना से मुक्ति मिली नहीं है और इसी बीच साल 2020 खत्म होते होते कोरोना 2.0 आ गया। अब इससे दुनिया आखिर कैसे निपटेगी, इस पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शोध किया और लोगों को बताया कि नए स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस पहले भी कई बार म्यूटेट होकर अपना रूप बदल चुका है। पिछले 10 महीनों में कई म्यूटेशन हो चुके हैं और अब ये सामान्य बात है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो टीका बनाने वाली कंपनियां इसके लिए वैक्सीन तैयार कर लेंगी। कम हो रहे हैं और हम ऐसी अच्छी स्थिति पे हैं दुनिया के कई देशों के मुकाबले, इसलिए हमारे लिए सतर्क रहना और बहुत प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। इंडिया न्यूज के मंच पर कोरोना और कोरोना 2.0 को लेकर रणदीप गुलेरिया ने कई और जानकारी साझा की। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के पास, जो नए कोरोना के बारे में आपको बताएंगे और कैसे आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है ये समझाएंगे।
और हम बात कर रहे थे कोरोना के नए स्ट्रेन की, और इस पर सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा जानकारी अगर हमें किसी से हासिल हो सकती है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गुलेरिया साहब इंडिया न्यूज में। सबसे पहली बात, जो हम इस नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वैसे तो तमाम सवाल हैं जो कि कोरोना या कोविड-19 को लेकर आपसे अगर पूछे जाएं तो एक विश्वसनीय जानकारी दर्शकों तक पहुंचेगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रेन नया आया है जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए कितना घातक है? ये जो नया स्ट्रेन आया है जो ब्रिटेन में सदर्न पार्ट में साउथ ईस्ट इंग्लैंड से रिपोर्ट हुआ है, इसमें यह देखा गया है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये ज्यादा इसको फैलने की क्षमता है। जो अगर हम पहले वाले स्ट्रेन की बात करें और इसमें जो म्यूटेशन होकर जो नया वेरिएंट है उसमें 70% ज्यादा लोगों में ये फैल सकता है। तो इसका ये मतलब है कि जो हम प्रिकॉशंस रख रहे थे, जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ धोना, क्राउड जैसे जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे नहा जाना, ये अब और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति पे हैं कि हमारे केसेस कम हो रहे हैं, हमारी रिकवरी रेट ज्यादा है, और कुछ ही हफ्तों में हम ये जानते हैं कि वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी, टीका लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम कुछ हफ्ते ये पूरे प्रिकॉशंस रख पाएं और अपने केसेस ना बढ़ने दें जैसे और देशों में बढ़े हैं, तो हमारी डेथ्स भी कम होगी, हमारे इकोनॉमी में भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ओवरऑल हमारे केसेस जो हैं वो कम रहेंगे, और इस हिसाब से हॉस्पिटल पे भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि ये जो देखा जो स्ट्रेन इन्फेक्शियस है, लेकिन ये जो देखा गया है जहां जहां पर इसके केसेस बढ़े हैं वहां पे डेथ्स ज्यादा नहीं हुई। ये नहीं है कि इस वेरिएंट के कारण मोर्टेलिटी ज्यादा है, लोगों में डेथ्स ज्यादा हो रही है या हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है। फैल ज्यादा रहा है ये, लेकिन इलनेस जो है वो इतनी सिवियर नहीं हो रही कि जिससे हॉस्पिटल पे स्ट्रेन पड़े या लोगों की डेथ ज्यादा हो। यानी हम अब तक कोविड-19 के जिस बिहेवियर को समझते आए हैं डॉक्टर गुलेरिया, और नए स्ट्रेन की बात करें तो ये संक्रामक ज्यादा है लेकिन ये उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। क्या हम दर्शकों तक यही बात पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक जो डेटा आया है उसमें यही आया है। तीसरी बात जो लोग जानना चाहते हैं कि इससे वैक्सीन पे या टीके पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी तक जो देखा गया है कि इस नए म्यूटेशन में, नए स्ट्रेन में 17 के करीब म्यूटेशन है। कुछ म्यूटेशन जो है जो स्पाइक प्रोटीन है, जो हम प्रोटीन लेते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उस पे भी है। लेकिन रिसर्च ने ये देखा है और लोगों ने जो समझा है उससे ये लगता है कि इस स्ट्रेन जो है इससे वैक्सीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैक्सीन अभी भी उतनी ही इफेक्टिव रहेगी। इस पे और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन अभी तक जो डेटा आया है उससे ये लगता है कि वैक्सीन जो अभी हमारे पास आ रही है और जो जल्दी शुरू हो जाएगी वो भी कामयाब होगी। आपने वैक्सीन की बात कर दी डॉक्टर गुलेरिया, और ये सवाल भी मैंने आपसे सोचा तक शुरुआत में करूंगा, लेकिन हम स्ट्रेन की बात कर रहे थे। जिस तरीके से हम 2020 एक तरीके से घेर कर रखा कोविड-19 ने, 2021 में हमारे पास उम्मीदें हैं कि हम इसको मात दे देंगे, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने हाल फिलहाल हैं। तो जो वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस है और जो प्रभावी दवा की स्थिति है, हम कहां पर अभी ठहरते हैं? हमारी वैक्सीन की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम वैक्सीन को अगर हम देखें तो उसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग है कि हमें अप्रूवल मिल जाए कि ये वैक्सीन जो है ये आप यूज कर सकते हैं, ये सेफ है, ये इफेक्टिव है। भारत में कई वैक्सीन जो है, अगर हम बड़े गहराई में जाएं तो 8 वैक्सीन जो है वो ट्रायल पे हैं, लेकिन 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो जिनमें फेज 3 या फेज 2 ट्रायल हो रही हैं, और 2 ऐसी हैं जो हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट अब आने वाली है, उनका अंतिम चरण है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है और भारत बायोटेक की वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है इन्होंने अप्लाई किया है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है उनको लाइसेंस के लिए कि अब हमें ये वैक्सीन जो है मार्केट में लाने के लिए परमिशन दी जाए। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटीज पूरा डेटा देख रही हैं, डेटा में ये देखेंगे कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कोई इसमें खतरे की बात नहीं है, और ये कामयाब है, इफेक्टिव है, और जब हम लोगों में देंगे तो उनको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगी। जब ये पूरा लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस मिल जाएगा या परमिशन मिल जाएगी, तब दूसरा फेज शुरू होता है जो है कि सब लोगों को टीका लगाना। इसमें कई महीनों से सरकार काम कर रही है और उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया है जिसमें ये डिसाइड किया कि किन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं।
शुगर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, उनको टीका सबसे पहले लगेगा। क्योंकि हम दो चीजें चाहते हैं। हम एक तो ये चाहते हैं कि इस कोविड के कारण अब कम से कम मौत हो, कम से कम लोग मरें, और हम ये जानते हैं कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है या जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें डेथ्स के चांसेस ज्यादा हैं, तो पहले उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें एक्सपोजर हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनका टीकाकरण करना जरूरी है। उसके बाद जो और यंगर एज ग्रुप है जिनमें मोर्टेलिटी कम है, उनको हम फिर बाद में वैक्सीन करेंगे। ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से लेके कोल्ड चेन में, क्योंकि ये जो वैक्सीन का टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री मेंटेन करना जरूरी है, उस टेम्परेचर में मेंटेन करके फिर हर एक स्टेट में स्टोरेज फैसिलिटी में वैक्सीन रखी जाए। फिर जिन लोगों को लगना है उनका एक पूरा लिस्टिंग हो, उनको SMS मैसेज आए कि आपकी इस तारीख में आपको वैक्सीन लगनी है, आप इस जगह पे पहुंचिए, और वहां पे टीका लगाने वाले ट्रेंड हो, वैक्सीन जो है स्टोरेज फैसिलिटी से वहां ठीक टाइम पे पहुंचे, लोगों को वैक्सीन लगे। और ये बहुत जरूरी है हम समझें कि 2 डोजेस लगने हैं। फिर उनको अगली डेट दी जाए कि 28 दिन बाद आपको फिर यहीं आना है और आपको दूसरा टीका लगेगा। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम देखें कि किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। वैक्सीन लगाने से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट, जैसे टीके के साइड पे दर्द होना या 1-2 दिन के लिए बुखार आना या जुकाम नजला या शरीर में दर्दें होना हो सकती हैं, तो उसको फॉलो अप करना। और कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो तो वहां पे ट्रेनिंग हो कि किसी को कुछ रिएक्शन हो तो टीका रेडी हो, इंजेक्शन साइट पे जो हम उनको टीका दे दें जिससे रिएक्शन एलर्जी कम हो जाए। इसकी पूरी तैयारी हुई है, और ये अब हमारी ये तैयारी है कि जैसे जैसे हमें लाइसेंस वैक्सीन के लिए मिल जाएगा तो ये टीका लगना शुरू हो जाएगा। देश के सबसे बड़े डॉक्टर को आप सुन रहे हैं। इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं बता दूं, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, और नई स्ट्रेन और कोविड-19 को लेकर हम तमाम ऐसी बातों को आपके सामने स्पष्ट करके रख रहे हैं जिसको जानने की शायद आपको जरूरत है इस वक्त। डॉक्टर गुलेरिया, जब कोविड-19 के बारे में तमाम बातें फैलनी शुरू हुई है, कोविड-19 भी संक्रामक हुआ, तब कहा गया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और सीनियर सिटीजन यानी 60 से ऊपर के, उनके बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो नई स्ट्रेन आई है, जो ब्रिटेन से चली है, नाइजीरिया, स्पेन, स्वीडन, जापान की भी बात हो रही है, और भारत के केरल से भी मामला है, ये किस खास तौर पर किस आयु वर्ग पर ज्यादा असर कर रही है, और क्या ये भारत में फैलने के चांसेस आपको दिख रहे हैं जिस तरह से ब्रिटेन परेशान है या फिर नाइजीरिया परेशान है? तो अगर हम डेटा देखें अभी तक जो आया है, तो जो इंग्लैंड के साउथ पार्ट से आया था, उसमें ये भी उन्होंने देखा था कि यंगर एज ग्रुप में ये वायरस जो था वो ज्यादा फैल रहा था। लेकिन इसके साथ और कई फैक्टर्स हैं जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस टाइम फेस्टिव सीजन है। जैसे हमारे दिवाली से पहले लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टिंग होती है, शॉपिंग होती है। क्रिसमस से पहले यूरोप में और इंग्लैंड में वैसा ही माहौल होता है। तो यंग लोग जो हैं वो बाहर ज्यादा जाते हैं, मिलते ज्यादा हैं, और जो उनके पब्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उसमें ज्यादा पार्टी करते हैं। तो ये भी चांसेस है कि क्योंकि इन लोगों में मिलना जुलना ज्यादा है, इसलिए यंगर एज ग्रुप में ये केसेस जो है वो ज्यादा पाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इससे कोई डेथ्स हमने ज्यादा नहीं देखी है। भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हम 2-3 चीजें करें। एक तो ये है कि हम अपनी सर्वेलेंस पूरी अच्छी तरह से करें कि कहीं पर भी हमें लगे कि या तो ये स्ट्रेन टेस्टिंग से आया है, जो हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, या किसी जगह में ऐसे हो कि जो हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस, कि एकदम देखें कि कई जगह पे केसेस कम हो रहे थे एकदम बढ़ना शुरू हो गए, या कहीं पे एकदम क्लस्टर बन रहा है, या कोई और हमें ऐसे सिग्नल मिले जो हमें ये कहे कि यहाँ पे जो केसेस थे वो एकदम अबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। हम वहां पे एकदम उनकी टेस्टिंग करें, उनकी कंटेनमेंट करें, और ये देखें कि अगर ये वहां पे नया स्ट्रेन है तो इसको आगे ना फैलने दें, उसी एरिया में रखें, और उस हिसाब से हमारे केसेस भी नहीं बढ़ेंगे और हम एग्रेसिवली जो है आगे काम कर सकते हैं, और फिर टीका भी शुरू हो जाएगा तो उससे फिर और फायदा भी हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान ट्रैवल पर एक बड़ी रोक लगा दी गई थी, और भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होते हुए ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को भी अब रोक दिया है। जो लोग आए हैं उनके टेस्ट हुए हैं। लोगों का अगर आपसी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो एक सेफ्टी तो बनती है, लेकिन क्या ये जो म्यूटेशन प्रोसेस है, जो खतरनाक स्ट्रेन के रूप में सामने आया, संक्रामक बहुत है, क्या ये भारत के अंदर भी हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो ये म्यूटेशन है
हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि अगर हम म्यूटेशन की बात करें, वायरसेस म्यूटेट करते रहते हैं और कोविड का जो वायरस है वो और वैक्सीन की तरह थोड़ा म्यूटेशन उसमें वैसे रिलेटिवली कम होती है। इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है उसमें म्यूटेशन ज्यादा होती है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो वायरस का एक इनहेरेंट पार्ट है, रेगुलरली वो म्यूटेट करते हैं। और ये वैक्सीन, ये जो वायरस है कोविड का, ये महीने में 1 या 2 दफा तो म्यूटेट करता ही है और पहले भी रिपोर्ट किया गया। तो हमें ये सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है कि भारत में जो वायरस है उसमें क्या म्यूटेशन हुआ है, उसका हेल्थ में क्या असर पड़ सकता है। जैसे इंग्लैंड में उन्होंने ये पाया कि ये जो म्यूटेशन हुआ उससे एकदम उनके केसेस बढ़ गए और इसलिए सारे दुनिया में ये एक प्रोसेस शुरू हुआ कि हम उसको आगे ना फैलने दें जब तक हमारी पूरी तरह से तैयारी नहीं होती। इसको हम हमेशा के लिए रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वायरस जो है कई जगह फैल गया है, लेकिन हम अपने फ्लाइट्स को रोकने का मकसद यही है कि हम अपने लिए पूरी तैयारी कर लें जिससे हम इसको पिकअप कर पाएं। हमारा एक एक्शन प्लान हो जिससे हम जो लोग पॉजिटिव हैं उनको अलग आइसोलेट कर पाएं और हम इसको आगे ना बढ़ने दें। लेकिन ये भी बात सही है कि आगे और म्यूटेशन हो सकते हैं, तो हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि बाद में भी अगर ये वायरस म्यूटेट करेगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। जी। ये हमें एक पूरा प्लान बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक और, मेरे पास अब वक्त कम है लेकिन उसमें मैं आपसे ये राय ले लेना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि क्या इस वायरस से या इस स्ट्रेन से अगर वो किसी में मौजूद है उससे बचाव के लिए जो उपाय अब तक थे, SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और ये जो उपाय हम कर रहे थे, क्या यही काफी है या इनमें कुछ और अपग्रेड करना पड़ेगा? ये बिल्कुल काफी है अगर हम इनको बिल्कुल सीरियसली फॉलो करें। पूरी मास्क लगाएं, मास्क जो है नाक और मुंह पे लगाएं जिससे आपको पूरा तरह प्रोटेक्शन लगे। अगर सब व्यक्ति मास्क लगाएंगे, चाहे वो वायरस कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी रखें, तो वायरस इतना दूर फैल ही नहीं सकता कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाए। जी, और अपने हाथ रेगुलरली धोएं जिससे अगर हम किसी चीज को छूते हैं और अगर उस चीज पे वायरस लगा हुआ है तो वो हमारे नाक या मुंह पे ना पहुंचे और हम हाथ धोएंगे तो वायरस वहीं पे मर जाएगा। जी। इसलिए जो भी नया स्ट्रेन आएगा उससे अगर हमें बचना है तो जो आपने कहा SMS वो बहुत जरूरी है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, वो करना बहुत जरूरी है। और जो दर्शक इस वक्त सुन रहे थे और तमाम खबरें जान रहे हैं, समझ रहे हैं नए स्ट्रेन को लेकर कि वायरस का स्ट्रेन बहुत संक्रामक है, देश के सबसे बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस बात को साफ कर रहे हैं कि संक्रामक जरूर है लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हीं 3 उपायों को करना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। हम अपने को और समाज को सुरक्षित रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।